ये तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने ही बता दिया था कि ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने उस एक साथ जुड़े हुए भूखंड को पैंजिया नाम भी दे दिया था। लेकिन यहाँ पर ये एक बात गलत बता गए थे और कि वो ये थी कि इनको ऐसा लगता था कि महाद्वीप प्रभा करते हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नहीं करते, यहाँ पे जो चीज मूव करती है वो होती है प्लेटें। आज हम लोगों को इन्हीं प्लेटों के बारे में समझना है, आज हमें इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में समझना है। देखो भाई, बात ऐसी है कि दुनिया का सामान्य नक्शा हमें ऐसा दिखाई देता है, परंतु दुनिया का नक्शा ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। आप जानते हो कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें 3 अलग अलग परतें हैं। हमारे पास सबसे भीतर क्रोड है, क्रोड के ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर भूपर्पटी है। अब यहां पर एक शब्द आता है और वो शब्द होता है स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। तो हम लोग स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर किसे कहते हैं जी? तो लिथोस्फेयर स्थल मंडल में 2 चीजें आती हैं। पहली चीज तो इसमें हमारी पूरी की पूरी भूपर्पटी शामिल होती है और थोड़ा सा ऊपरी मेंटल। यहाँ पे ऊपरी मेंटल से मेरा तात्पर्य पूरे के पूरे दुर्बलता मंडल से नहीं है, पूरे के पूरे एस्थेनोस्फेयर से नहीं है, पूरी की पूरी भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का जरा सा लगभग 100 किलोमीटर का हिस्सा, ये कहलाता है लिथोस्फेयर, ये कहलाता है स्थल मंडल। अब ऐसा नहीं है जैसा गुलाब जामुन में होता है कि मावे के ऊपर पूरी वो काले रंग की पपड़ी जमी हुई है, ऐसी चीजें नहीं है। हम लोगों को बचपन से ऐसा लगता है कि बस ऐसी चीजें हैं, इसमें बीच बीच में गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा है और बाकी में जमीन है। नहीं, हमारी पृथ्वी पर इस तरीके से ऐसा नहीं है कि ये पानी भरा हुआ है और बीच बीच में जमीन है, बल्कि सच्चाई ये है कि एक छोटी सी प्लेट का टुकड़ा यहाँ चिपका हुआ है, उसके बाजू में एक और टुकड़ा चिपका हुआ है, उसके बाजू में एक और टुकड़ा चिपका हुआ है। मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने गलत बोला, दैट इज चिपका हुआ है। यहाँ पर ये जो सारे के सारे टुकड़े हैं ये चिपके नहीं है बल्कि ये मूव कर रहे हैं। अभी समझाती हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें इस तरीके से अलग अलग प्लेटें हैं। हमारी पृथ्वी में इस तरीके से आपको अलग अलग प्लेटें दिखाई देती हैं। अब अगर हम गिनती करने की कोशिश करें, 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं। 7 बड़ी और लगभग 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं हमारे पास जी। 7 बड़ी और 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। तो हम यहाँ पे छोटी प्लेटों का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोलते क्योंकि इनका आंकड़ा समय के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं इनके दर्शन आपको आराम से इस मैप में हो जाते हैं। अब ये जो प्लेटें होती है ना, ये या तो एक महासागरीय प्लेट भी हो सकती है या फिर एक महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकांश हिस्सा कैसा है। अगर उस प्लेट का अधिकांश हिस्सा महाद्वीपीय है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का अधिकांश हिस्सा जमीन वाला है, महाद्वीपीय है, तो उसे हम महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। जबकि प्रशांत वाली जो प्लेट है, प्रशांत महासागर वाली जो प्लेट है, वो एक महासागरीय प्लेट है। एक प्लेट के कुछ हिस्से पे महाद्वीप हो सकता है, कुछ हिस्से पे महासागर हो सकता है। तो स्थल मंडलीय प्लेट दोनों तरीके की हो सकती है। एक ही स्थल मंडलीय प्लेट पे महाद्वीप और महासागर दोनों हो सकता है। तो आप देखते हो कि जैसे हम कहते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, असल में ये इतनी बड़ी पूरी प्लेट है जिसपे पानी भी है, समुद्री हिस्सा भी है और जमीन भी है। ऐसे ही हमारी बाकी प्लेटें भी हैं। अब क्या होता है ना, ये प्लेटें तैर रही हैं। किसके ऊपर तैर रही हैं? ये प्लेटें हमारे मेंटल के ऊपर हैं और हमारा जो मेंटल है ये काफी गर्म है। तो हमारे मेंटल में क्या चल रही है? हमारे मेंटल में इतने अधिक तापमान पर रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और उन रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से यहां पर चल रही होती हैं संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करंट। जैसे पानी खौलता है तो नीचे से ऊपर की तरफ धाराएं चलती है ना, वैसी ही धाराएं, वैसी ही कन्वेक्शनल करंट। अब मेरे मित्र, यहां पे तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हें कन्वेक्शनल करंट दिख रही है ना, इनकी भी फिक्स दिशा होती है। इनके चलने का भी ना एक फिक्स तरीका होता है। इनके चलने का फिक्स तरीका कैसे होता है? जैसे ये एरो ऊपर जा रहा है ऐसे, तो इसके साइड वाला एरो भी यहां पर ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे। अब ये वाला एरो नीचे आ रहा है,
तो इसके साइड वाला एरो भी नीचे आएगा। ये नीचे आ रहा है तो इसके साइड वाला भी नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट चल रही होती है जोड़े में। ये कन्वेक्शनल करंट हमारी पूरी पृथ्वी पर चल रही है। इन्हीं की वजह से प्लेटें मूव करती हैं, इन्हीं की वजह से प्लेटें मूव करती हैं। जैसे इसके ऊपर एक प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट है, तो क्या होता है ना, अब ये वाली जो प्लेट है ये इस तरफ जाएगी, ये वाली प्लेट इस तरफ जाएगी। अब यहां पर भी एक प्लेट है तो ये वाली प्लेट इधर जाएगी। तो यहां पे जैसे ए प्लेट और बी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी और बी प्लेट और सी प्लेट एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो इस तरीके से संवहनीय धाराओं की वजह से हमारी प्लेटों के बीच मूवमेंट होता है। संवहनीय धाराओं की वजह से हमारी ये जो प्लेटें हैं ये क्या करती हैं, ये मूव कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये जो संवहनीय धाराएं हैं जिनकी वजह से हमारी ये जो प्लेटें हैं ये मूव कर रही हैं, तो ये मूवमेंट भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? हमारी ये जो प्लेटें हैं या तो जी ये करती हैं अपसरण, या फिर ये क्या करती हैं, या फिर ये करती हैं अभिसरण, या फिर हमारी प्लेटें क्या करती हैं, या फिर हमारी ये जो प्लेटें हैं ये करती हैं जी रूपांतरण। रूपांतरण। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी ये जो प्लेटें हैं ये अपसरण करती हैं, अभिसरण करती हैं या रूपांतरण करती हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखो, अपसरण डाइवर्जन, दूर जाना। अगर संवहनीय धाराएं अलग अलग दिशाओं में हैं, प्लेटें दूर जा रही हैं। अभिसरण 2 प्लेटों का पास आना, कन्वर्सन। और रूपांतरण इस तरीके से समानांतर खिसक जाना। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि कौन से मूवमेंट में क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी किससे? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां पर अपसरण से। हम सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करेंगे जी अपसरण से, यानी कि डाइवर्जन से। अब बात ऐसी है कि ये जो डाइवर्जन है ना, ये जो डाइवर्जन की कहानी है, इसमें बात ऐसी है कि ये डाइवर्जन अब 2 तरीके से होगा। या तो 2 समुद्री प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हो, या फिर 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हो। तो जब 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं तो कुछ और परिणाम होते हैं, और जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं तो कुछ और परिणाम होते हैं। पहले देखते हैं कि जब 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर होंगी तो क्या होगा। महासागरीय प्लेटें पतली होती हैं और भारी होती हैं। तो क्योंकि महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये एक महासागरीय प्लेट है ए, ये दूसरी महासागरीय प्लेट है बी। तो अब ये 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पे ये 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब ये जो दोनों प्लेटें हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं जी? कन्वेक्शनल करंट की वजह से, संवहनीय धाराओं की वजह से। तो अब ये 2 प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या होता है ना, इनके नीचे जो भी द्रवित चीज भरी हुई है वह ऊपर आ जाती है। अब इनके नीचे क्या भरा हुआ है? तो इनके नीचे भरा हुआ है द्रवित स्वरूप में मैग्मा। इनके नीचे भरा हुआ है द्रवित स्वरूप में मैग्मा। तो अब क्या होगा ना, वो जो द्रवित स्वरूप वाला मैग्मा है वो ऊपर आ जाएगा। वो जो द्रवित स्वरूप वाला मैग्मा है ना जी, वो ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक प्लेट है, इसके किनारे किनारे पर क्या होगा, वो जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर आ जाएगा। जब अंदर का मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। अब ये सारी कहानी समुद्र के नीचे हो रही है, हमको ऊपर समुद्र का पानी पानी दिखता है, ये सारी कहानी समुद्र की अधस्थली में चल रही है। क्या हो रहा है समुद्र की अधस्थली में? तो समुद्र की अधस्थली में यहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई हैं तो लावा बाहर आया है। ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई हैं, तो जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई है ना, तो थोड़ा सा लावा आकर के यहां जम गया है, थोड़ा सा लावा आकर के यहां जम गया है। तो ये जो इन दोनों के किनारे किनारे पे ये लावा आ गया है, ये बाहर आकर के सूख जाएगा, कड़क बन जाएगा, नई जमीन बन जाएगी। तो यहां पर जो नई जमीन बन जाती है ना, उसे कहते हैं कटक। क्या कहते हैं मित्रों से? उसे कहते हैं कटक। यहां पर जो नई जमीन बन गई है उसे कहना है जी कटक। जैसे यहां देखो, ये ए प्लेट है,
ये बी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अंदर से जो लावा है वह बाहर आ रहा है। अब अंदर से जो लावा बाहर आ रहा है वो आपको ये लंबे में दिख रहा है कि प्लेट में यहाँ पे और यहाँ पे जम जाएगा। तो ये जो लावा यहाँ पर जम जाएगा ना और ऐसी लंबी सी लाइन बना लेगा, उसको बोलते हैं रिज या फिर कटक। हिंदी में हम इसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं मिड ओशियानिक रिजेस। तो अब ये पूरा समुद्र है, जैसे अभी आप देखोगे समुद्र में पानी ऊपर है, जैसे पत्तियां तैर रही है, तुमको ऊपर समुद्र का पानी दिख रहा है, बढ़िया सब अच्छा चल रहा है, लेकिन नीचे नीचे इस तरीके के कांड हो रहे होते हैं। अब यहां पर ये कटक बन गई। कटक से क्या हुआ, ये दरार अब नहीं दिख रही है, लेकिन संवहनीय धाराएं एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। संवहनीय धाराएं लगातार मूव करती रहती हैं, पर संवहनीय धाराओं के मूवमेंट की जो गति है, जो स्पीड है, कन्वेक्शनल करंट जो हमारे मेंटल में चल रही है उनकी जो स्पीड है और प्लेटों के मूव करने की जो स्पीड है वो लगभग उतनी ही है जितनी हमारे नेल्स बढ़ने की, बहुत धीमी। तो ऐसी स्थिति में एक बार अभी ये लावा यहाँ पर आ गया, सूख गया, बात खत्म, लेकिन संवहनीय धाराएं लगातार यहाँ पर अभी भी चल रही हैं। तो अब संवहनीय धाराएं दोबारा ये नहीं कर पा रही हैं कि इनको लगातार चौड़ा करते जाएं, नहीं कर पाएंगी, लगातार ये यहाँ पर इनको चौड़ा नहीं कर पाएंगी। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ सालों बाद फिर से दरार बन जाएगी। लगातार संवहनीय धाराएं कोशिश कर रही हैं इनको दूर करने की, एक बार किया भी, पर तुरंत में क्या हुआ ना, वो जो लावा है उससे वो दरार भर गई। कुछ सालों बाद फिर से ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, कुछ सालों बाद फिर से बीच में गैप आएगा। तो अब कुछ सालों बाद फिर से जब बीच में एक गैप आएगा, फिर से बीच में जब दरार बनेगी तो फिर से लावा आएगा, फिर से कटक बनेगी। पिछली वाली कटक के सामने अब दूसरी कटक बनेगी, पिछली वाली कटक के सामने अब दूसरी कटक बनेगी। जैसे इस चित्र को देखो, ये यहाँ पे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, जमीन के नीचे की कहानी हो रही है। जैसे सबसे पहले ये वाली कटक बनी थी, उसके कुछ सालों बाद फिर से दरार आई, ये वाली कटक बनी, उसके कुछ सालों बाद ये वाली कटक बनी, उसके कुछ सालों बाद ये वाली कटक बनी और सबसे अंत में ये कटक बनी। तो इस तरीके से होता क्या है, धीरे धीरे नई जमीन का निर्माण होता जाता है। जैसे ये दो प्लेटें थी तो इनके बीच में यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी कटक बनी, दो कुछ सालों बाद और बनी, कुछ सालों बाद और बनी, कुछ सालों बाद और बनी, कुछ सालों बाद और बनी। तो ऐसे करते समय के साथ इनके मध्य में जो कटक हैं वो बनती गई और नई जमीन का निर्माण होता गया। यहाँ पर जी क्या हो रहा है, यहाँ पर नई जमीन का निर्माण होता जा रहा है। तो मध्य महासागरीय कटक से नई जमीन का निर्माण होता है। जैसे इस चित्र को देखो, ये एक प्लेट है जी SA, ये एक प्लेट है जी AF। ये जो दोनों प्लेटें हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन दोनों प्लेटों का ये 90% हिस्सा तुम्हें महाद्वीपीय दिख रहा है, बिल्कुल किनारे का ये इतना सा हिस्सा है जो महासागरीय है। ये प्लेट इधर जा रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी, इन दोनों के बीच कटक बनी। कुछ लाख साल बाद फिर से दरार आई, फिर से कटक बनी, कुछ लाख साल बाद फिर से दरार आई, फिर से कटक बनी। धीरे धीरे कई लाखों साल बाद इतना गैप आ गया इनके बीच में जिसमें पानी भर गया, इतना बड़ा एक समुद्र बन गया। कुछ सालों बाद इतनी ज्यादा कटक बनते यहाँ पर एक बड़ा सा ओशन बन गया, बड़ा सा यहाँ पर एक महासागर बन गया। आप देख सकते हो कि ये जो आपने प्रक्रिया देखी है यह वास्तव में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य की क्रिया है। यहाँ पर ये जो हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और ये जो अफ्रीकी प्लेट है, ये दोनों पहले एक दूसरे के बेहद नजदीक थी, उसके बाद यहाँ पर कटक बनी और ये दोनों एक दूसरे से दूर हुई। यहाँ पे सबूत है मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पे आप कटक को देख भी सकते हो, कटक को देख करके समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई हैं। तो अभी हमने किसके बारे में समझा, अभी हम लोगों ने समझा है दो महासागरीय प्लेटों के अपसरण के बारे में। अभी हमने समझा है दो महासागरीय प्लेटों के अपसरण के बारे में, दो महासागरीय प्लेटों के अपसरण यानी कि दो ओशियानिक प्लेटों के डाइवर्जन के बारे में। अगर यही डाइवर्जन दो महासागरीय प्लेटों के बीच ना होकर के दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होता तो देखो, महासागरीय प्लेट पतली और भारी होती है जबकि महाद्वीपीय प्लेट मोटी और हल्की होती है।
अब ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे मैं प्लस क्लास में आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो ये एक आइसक्रीम का डिब्बा है जी और ये दूसरा आइसक्रीम का डिब्बा है। अब बात ऐसी है कि ये जो आइसक्रीम का डिब्बा है इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा हुआ है पतला सा, तो यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा सा ऐसे नेल्स गड़ाया और मेरे नेल्स गड़ाने से बाहर अंदर की आइसक्रीम बाहर आ गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मोटा इतना बड़ा ऐसे स्पंज जैसा ऐसा ढक्कन है, तो यहाँ पर मेरे नेल्स गड़ाने से क्या हुआ, बीच में एक दरार जैसी बन गई पर अंदर की आइसक्रीम बाहर नहीं आई। तो महाद्वीपीय प्लेट भी ऐसे ही मोटी होती है। महाद्वीपीय प्लेट में भी क्या होता है, यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो यहाँ पे एक ऊपरी हिस्सा, यहाँ पे ऊपरी हिस्सा और बीच में एक भ्रंश घाटी बन जाती है और इस तरीके से निर्माण होता है भ्रशोंध पर्वत का, इस तरीके से निर्माण होता है ब्लॉक माउंटेन का। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ब्लॉक माउंटेन बन गया है, यहाँ पे आपने देखा कि भ्रशोंध पर्वत बन गया है। तो यहाँ पे भ्रशोंध पर्वत बन गया है जी, यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन बन गया है, लेकिन यहाँ पर अंदर का लावा बाहर नहीं आया है। अभी यहाँ पे अंदर का जो लावा है जी वो बाहर नहीं आया है। अगर दो महासागरीय प्लेटें होती तो क्या होता, दो महासागरीय प्लेटें होती तो अंदर का लावा बाहर आ चुका होता, लेकिन क्योंकि दो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, तो अंदर का लावा बाहर नहीं आने वाला है जी। हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा है अपसरण, मतलब कि डाइवर्जन। तो इस डाइवर्जन में अगर दो महासागरीय प्लेटें हैं, दोनों की दोनों ओशियानिक प्लेटें हैं, अगर दो महासागरीय प्लेटों का अपसरण हुआ तो क्या बना, तो बनी मध्य महासागरीय कटक। क्या बनी जी, रिजिस बनी, कटक बनी। और इस कटक के स्वरूप में क्या हुआ, इस कटक के स्वरूप में नई भूपर्पटी का निर्माण हो चुका है। इस कटक के स्वरूप में नई भूपर्पटी का निर्माण हो चुका है। अब अगर ये दो महासागरीय प्लेटें ना होकर के दोनों महाद्वीपीय प्लेटें होती तो क्या होता, अगर ये दोनों की दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें होती, अगर ये दोनों की दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें होती तो क्या होता जी, अगर ये दोनों की दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें होती तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमें क्या दिखाई देता, भ्रशोंध पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो हमको यहां पर दिखाई देता भ्रशोंध पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, भ्रशोंध पर्वत दिखता, ब्लॉक माउंटेन दिखता। क्या इतनी बात समझ में आई है? आई है। तो अभी हमने देखा अपसरण। अब हम क्या देखेंगे मित्र, अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिसरण में क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन में क्या होता है। सबसे ज्यादा मजा यही आने वाला है। अभिसरण मतलब कि कन्वर्जन। कन्वर्जन, अब देखो भाई होता क्या है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे संवहनीय धाराएं चल रही हैं। अब ये संवहनीय धाराएं अगर ऐसी हैं तो इसके ऊपर जो प्लेट है, जैसे ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों प्लेटों के बीच डाइवर्जन होगा। ये दोनों प्लेटें अलग होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की संवहनीय धाराएं कुछ ऐसी हैं। अब यहां पर जो तीसरी प्लेट है, यहां पे एक तीसरी प्लेट है और यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से संवहनीय धाराएं चल रही हैं। तो सीधी बात है कि इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच होने वाला है जी कन्वर्जन। इन दोनों के बीच होने वाला है कन्वर्जन। तो अब हमें देखना है कि दो प्लेटों के बीच डाइवर्जन और दो प्लेटों के बीच कन्वर्जन होता है तो फिर क्या होता है। डाइवर्जन हम देख चुके हैं, कन्वर्जन की बारी आ गई है। चलो जी कन्वर्जन की बात करते हैं। देखो अब ये जो कन्वर्जन है ये भी तीन तरीके से होगा। दो प्लेटें अगर एक दूसरे से टकराएंगी भी तो तीन तरीके से ये टकराव होने वाला है। या तो क्या हो सकता है
या तो हो सकता है कि दोनों तरफ महासागरीय प्लेटें हों, एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराए, मतलब ओ ओ ओ ओ, इधर भी ओ इधर भी ओ, दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराएं। या फिर हो सकता है कि एक तरफ महासागरीय प्लेट हो और दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्लेट हो, यह भी हो सकता है। और इसी के साथ मेरे मित्र यह भी तो हो सकता है कि दोनों ही तरफ महाद्वीपीय प्लेट हो, दोनों ही तरफ महाद्वीपीय प्लेट हो, यह भी तो हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि एक तरफ ओशियानिक एक तरफ कॉन्टिनेंटल, दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल या फिर दोनों तरफ ओशियानिक और आकर के टकरा जाए। तो कौन सी प्लेट किस प्लेट से टकराती है, इससे रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो कब क्या रिजल्ट होता है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक साइड एक महासागरीय प्लेट है, एक साइड अगर ओशियानिक प्लेट है और वो जाकर के टकरा रही है एक महाद्वीपीय प्लेट से, तो क्या होगा। देखो बात ऐसी है कि यहां पर एक महासागरीय प्लेट जब दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो ये दोनों इस तरीके से आ रही हैं। ऐसा नहीं होता कि ठचाक करके टक्कर हो गई, नहीं, यहां पर धूम मूवी वाली टक्कर वक्कर नहीं होती है। यहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे बड़ा धीमे धीमे हौले हौले जाती है। जैसे ये प्लेट इसके नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। कब तक जा रही है, करोड़ों सालों तक जा रही है। भारतीय प्लेट कब से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, अभी भी जा रही है। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो कितनी तारीख को देख रहे हो जरा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब आप देख सकते हो कि ये महासागरीय और एक ये महाद्वीपीय प्लेट है और इन दोनों का यहाँ पर कन्वर्जन चल रहा है। जब एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी तो हमेशा महासागरीय प्लेट ही प्रविष्ट होगी, हमेशा महासागरीय प्लेट ही नीचे जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है, क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है, एक ओशियानिक प्लेट भारी होती है। इसीलिए क्यों होती है वो भारी? क्योंकि वो सीमा की बनती है, क्योंकि वहां पर बार बार कटक बनती रहती है, लावा बाहर आता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओशियानिक प्लेट नीचे जाती है जबकि उसका जो पानी है वो दूसरे समुद्रों में ट्रांसफर हो जाता है, उसका जो पानी है वो दूसरे समुद्रों में ट्रांसफर हो जाता है, सिर्फ प्लेट नीचे जा रही होती है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो रोज 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 क्या होता है, हर पल ये पल पल नीचे जाती जाए, पल पल पिघलती जाए। कब तक पिघलेगी प्रभु? जब तक पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाती, यही तो उसकी नियति है। थोड़ा ज्यादा डीप हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महासागरीय प्लेट जो है ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रही है। महाद्वीपीय प्लेट के नीचे है क्या? मैग्मा। मेंटल में क्या भरा हुआ है जी? मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा, मैग्मा में जाकर पिघल रही है। तो इसके पिघलने से क्या होता है, जब मैग्मा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दूसरी प्लेट में यहाँ पर जो छिद्र हैं उन छिद्रों से ये एक्स्ट्रा मैग्मा जो है ये बाहर आ जाता है विस्फोट के रूप में। तो हम क्या कहते हैं, बधाई हो जी, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। क्या हो गया? ज्वालामुखी उद्गार हो गया। तो एक महासागरीय प्लेट जब दूसरी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, जिसे कहते हैं कि ये प्रविष्ट हो रही है, इसका सबडक्शन हो रहा है, तो उसके नीचे जाने से वो पिघलती है, अंदर तक के मैग्मा में खलबली मचा देती है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोज रोज ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, रोज रोज नहीं होंगे, समय समय पर होंगे, लेकिन जब तक ये महासागरीय प्लेट नीचे जाती रहेगी तब तक उसके किनारे किनारे पे सक्रिय ज्वालामुखी रहेंगी। जैसे तैथीस महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी तब वहां पर ज्वालामुखी आए, तैथीस महासागरीय प्लेट पूरी तरीके से नीचे चली गई, ज्वालामुखी खत्म। भारतीय प्लेट का महाद्वीपीय हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, हिमालय के क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारतीय प्लेट का महासागरीय हिस्सा बर्मा प्लेट के महासागरीय प्लेट हिस्से के नीचे जा रहा है, ज्वालामुखी है, बैरन। तो महासागरीय प्लेट जो है वो अगर दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। एक और चीज यहां पर होती है, जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो पहली बात तो किनारे पे थोड़ा सा उठाव होगा और यहां पर जो अवसाद है,
जो तलछट है, जो भूसन्नति है, जो जियोसिंक्लाइन है, वो ऊपर उठती है। जो अवसाद है वो वलय करता है और रोज थोड़ा 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 वलय करते 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 लाखों सालों में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है वो अवसाद, और उससे बन जाता है इस तरीके का एक पर्वत, जिसे हम कहते हैं वलित पर्वत, जिसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गई तो इस तरीके से वलित पर्वत बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। हालांकि ये फोल्ड कई तरीके के हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, एक बहुत भारी महासागरीय प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है तो किनारे किनारे पे ट्रेंच बन रहा होता है, एक गर्त बन रहा होता है। देखो, भ्रंश अलग चीज होती है जो दो प्लेटों के दूर जाने से बनती है, यहाँ पे गर्त बन रहा है, गहरी खाई जैसी बन रही है। इसे क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। तो यहाँ पे तुमने देखा कि दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से तीन परिणाम निकले। क्या क्या, वलित पर्वत, ज्वालामुखी उद्गार और ट्रेंच। अभिसरण का दूसरा स्वरूप देखते हैं, यानी कि पिछली बार एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट थी। अगर दोनों ही महासागरीय प्लेट हो तो कौन सी नीचे जाएगी? दोनों में से कोई सी भी भारी हो सकती है, कोई सी भी नीचे जा सकती है। अब इन दोनों में से कोई भी एक प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जो मैग्मा है उसमें खलबली तो मचेगी, वो ओवरफ्लो तो होगा, तो ज्वालामुखी तो आएगा। तो क्या समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। भारतीय प्लेट का समुद्री हिस्सा ही तो है जो बर्मा प्लेट के समुद्री हिस्से के नीचे जा रहा है। यहां पर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आएगा, उससे पहले तो अब ये लावा जो है ये समुद्र की जमीन पर जमेगा, तो वो लावा के जमने से छोटे छोटे टीले बनेंगे। लेकिन जब कभी लावा बहुत ज्यादा जम जाएगा तो वो समुद्र के पानी के ऊपर तक दिखाई देगा और उसे हम कहेंगे आइलैंड, उसे हम कहेंगे द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जन्म ऐसे ही हुआ है। भारतीय प्लेट जब तक पूरी तरीके से अभिसरित नहीं हो जाती बर्मा प्लेट के नीचे, तब तक बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो रहने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्टिव नहीं होगा तो डोरमेंट होगा, पर डेड नहीं हो सकता। तो यहां पर एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे जाती है, नीचे जाके पिघलती है, ओवरफ्लो से ज्वालामुखी आता है। अभी ज्वालामुखी उद्गार हो गया जी? जी बिल्कुल हो गया। एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे जाती है, इतनी भारी प्लेट नीचे जाएगी तो ट्रेंच बनेगा? जी बिल्कुल ट्रेंच बनेगा। लेकिन अवसाद कहां होते हैं? अवसाद समुद्रों के किनारे पे होते हैं, प्लेट के किनारे पे नहीं होते। अब यहां पर दो प्लेट है, पर दो प्लेट को जोड़ के तुमने एक डोसा रखा है तो बीच में तुमको आलू ही मिलना है, क्रिस्प वाला हिस्सा मसाला डोसे के किनारे किनारे होता है। वैसे ही यहां पर जो अवसाद है वो समुद्र के किनारे किनारे पर होंगे, बीच में ना होंगे। तो यहां पे अवसाद है ही नहीं तो फोल्ड क्या होंगे? तो दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हो रहा है तो यहां पर वलित पर्वत नहीं बनेगा, यहां पर वलित पर्वत नहीं बनेगा। केवल दो रिजल्ट हैं, ज्वालामुखी उद्गार और ट्रेंच। फोल्ड माउंटेन दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण में नहीं बनता, दो ओशियानिक प्लेटों के कन्वर्जन में फोल्ड माउंटेन नहीं बनता। तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहां पर दोनों ही तरफ से महाद्वीपीय प्लेट होती तो एक तरफ से महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी तरफ से महाद्वीपीय प्लेट है, अवसाद बहुत ज्यादा है, ऊपर उठेगा, वलित पर्वत बनेगा। क्या यहां पर ये क्रॉस लगेगा? नहीं, यहां क्रॉस नहीं लगेगा जी, इस क्रॉस को हटा दो। तो यहां पे दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा तो वलित पर्वत तो ढोल ढमाके से बनेगा, फोल्ड माउंटेन तो बनेगा। भारतीय प्लेट का महाद्वीपीय हिस्सा ही यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है और फोल्ड माउंटेन हिमालय बन रहा है। अब हालांकि ट्रांस हिमालय और बाकी तीन श्रेणियों की कहानी हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप एक ग्लास में बर्फ का बड़ा टुकड़ा डालो तो ग्लास का पानी या जूस बाहर आने की संभावना रहती है। कूटा हुआ थोड़ा सा बर्फ डालो ना तो वो ग्लास में सहन हो जाता है। वैसे ही जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ना, उसका घनत्व ज्यादा नहीं होता, डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। तो एक महाद्वीपीय प्लेट, अब इन दोनों में से कौन सी नीचे जाएगी? दोनों ही महाद्वीपीय हैं तो लेफ्ट राइट में से जो भी बारी होगी वो नीचे चली जाएगी। दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, कोई भी एक नीचे जाएगी तो नीचे जाकर ऐसी खलबली तो नहीं मचाने वाली, ये इतना नीचे तो ये नहीं जाती कि ज्वालामुखी आए।
दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। वलित पर्वत बनता है, ट्रेंच वो भी नहीं बनता। इतनी भारी प्लेट नहीं है कि गर्त बन जाए, ट्रेंच बन जाए, सिर्फ वलित पर्वत, सिर्फ वलित पर्वत। तो तीनों के परिणाम लिखे तुमने? लिखे? मैं यहां पे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती इसलिए लिखवा नहीं रही। तीनों के परिणाम लिखे? कब क्या हो रहा है? वेरी गुड। तो मैंने तुमसे कहा था कि यहां पर एक महासागरीय प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो ज्वालामुखी आता है। यहां प्रशांत महासागरीय प्लेट है, देखो यहां पे छोटी छोटी कितनी प्लेटों के नीचे जा रही है, तो ज्वालामुखी आएंगे, यहां आते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रशांत परिवलय। दूसरी तरफ यहां पे नज़्का प्लेट है, नज़्का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे जाती है। यहां एक्टिव वॉल्केनो है, यहां पे पेरू चिली ट्रेंच है, यहां पे एंडीज माउंटेन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये नाज़का प्लेट है, यहां पैसिफिक प्लेट है। तो इतनी जगह में तो पैसिफिक प्लेट का अभिसरण चल रहा है, पर इतनी जगह में जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और जो नज़्का प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है जी? कटक है, हंजी है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट पैसिफिक राइस कहते हैं। अब देखो जो तीसरी चीज है वो क्या है? तीसरी चीज है जी रूपांतरण। तीसरी चीज है रूपांतरण। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ सकती हैं, तो दो प्लेटें एक दूसरे से ऐसे भी खिसक सकती हैं। कैसे? इस चित्र को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इस एनिमेशन को भी देख लो। जैसे ये एक प्लेट है ए, इतनी बड़ी है, ये एक प्लेट है बी, ये एक प्लेट है सी, और ये एक प्लेट है डी। अब देखो ए और बी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एरो दिखा रहे हैं, सी और डी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बट जस्ट लुक एट हियर, ए इधर जा रही है, डी इधर जा रही है, ए और डी के बीच क्या हो रहा है? इस तरीके से जा रही है ना, तो ए और डी के बीच जो प्रक्रिया होगी उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म, उसे कहते हैं रूपांतरण। देखो महासागर, जब महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई थी, लावा बाहर आया था, नई भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ था। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो भूपर्पट्टी नष्ट होती है। पृथ्वी में इस तरीके से ही संतुलन बनता है। जब एक तरफ कटक बन रही होती है, दो प्लेटें एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगी, तो जो ऐसे दूर जा रही है वो दूसरी किसी दूसरी प्लेट के नीचे प्रविष्ट भी होगी, तो वहां पर भूपर्पट्टी का विनाश होगा। तो अभिसरण में भूपर्पट्टी का विनाश हुआ था, कन्वर्जन में विनाश हुआ था, डाइवर्जन में नई भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन रूप और भूकंप की संभावना सब में रहती है, सबसे ज्यादा अभिसरण में, कन्वर्जन में। क्या रूपांतरण में भूकंप की संभावना रहती है? बिल्कुल रहती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो प्लेटें हैं ये मूव करती हैं। यहाँ पे हिमालय का निर्माण, हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्यों नहीं है, बैरन में क्यों है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों बना, एंडीज पर्वत कैसे बना, रॉकीज कैसे बना, इन सब का उत्तर प्लेट टेक्टोनिक में है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ मिनटों में पढ़ाया है, इस टॉपिक को जब तुम क्रम से पढ़ते हो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में, तो वहां पे ना बच्चे डाउट पूछ पूछ के सर पका देते एग्जैक्टली और मैं एक एक बच्चे का डाउट लेती हूँ। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से फेयर एंड लवली क्रीम लगा लगा के दिखाती हूँ कटक कैसे बनी, और जब तक एक बच्चे को शांति ना हो जाए ना कि भाई अभी ज्वालामुखी क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, तब तक हमारी क्लास कंप्लीट नहीं होती। आप लोग भी इस तरीके से अनअकैडमी प्लस में जुड़ सकते हो। आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 6 महीने मेरी तरफ से फ्री ले लो, 12 महीने का लो, 12 महीने फ्री ले लो। और हाँ, एक और चीज, ये अश्योर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा प्रीलिम्स किसी कारण से नहीं निकला तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम तुम्हें फ्री दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज है जिसको अश्योर कहते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ज्यादा नहीं होती, हम बस ये चेक करते हैं कि तुमने पढ़ा भी है या नहीं, मतलब तुम्हारे वॉच मिनट है या नहीं, तुमने टेस्ट दिए हैं या नहीं तो पता लगे सब्सक्रिप्शन लेके सो गए और फिर कह रहे अरे हमारा तो नहीं निकला, हमको अभी और दे दो थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस इतनी ही है। हिंदी मीडियम का जो बैच है ये 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, इसमें 13 अक्टूबर से मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। प्लेट टेक्टोनिक में जो भी डाउट है प्लीज मुझे बता देना। और एक बात याद रखना कि अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आ रहे हो तो जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है वो होगा अपूर्वा 23।
ये होगा अपूर्वा23। मेरा टेलीग्राम अपूर्वा23, मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। इस कोड के बिना अनअकैडमी में आओगे तो मेरा आशीर्वाद कैसे पाओगे, है ना जी। सो APOORVA23 स्पेलिंग को याद रखना। आई होप कि आपको प्लेट टेक्टोनिक समझ में आई होंगी। मैंने आपको इसी चैनल पर पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया है, लगभग 65 क्लासेस की प्लेलिस्ट है। मैंने इसी चैनल पे आपको पूरी 6वीं से 12वीं की NCERTs पढ़ाई है, ज्योग्राफी की 50 क्लास की प्लेलिस्ट है। अगर उन प्लेलिस्ट में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक हमें ढंग से समझ में नहीं आया है, फिर से समझा दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा टॉपिक तुम्हें फिर से समझना है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक उनमें था, लेकिन मैं चाहती थी कि प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर अलग से मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो तुम्हें दे दूं, इसलिए मैंने बना दी। इफ यू वांट किसी और टॉपिक पे, देखो मैं पूरा ज्योग्राफी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हें कोई टॉपिक फिर से पढ़ना है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तुम्हारा आदेश मैं जरूर पूरा करूंगी, लेकिन कमेंट जरूर करियो। बिना कमेंट किए अगर तुमने गए, सोच लियो।